हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ब्रायोफाइटा टर्म रॉबर्ट ब्राउन ने कॉइंड किया था, प्रस्तुत किया था। ब्रायोफाइटा की अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं और हर्डविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं, जबकि शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स पहले लैंड प्लांट्स थे, थल पादप थे जो लैंड पर आकर बसे, लैंड पर विकसित हुए, लेकिन ये स्कायोफाइट्स होते हैं। स्कायोफाइट्स का मतलब क्या आता है? ये छाया प्रिय होते हैं, मतलब नम और छायादान स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल या पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये ऐसे स्थानों पर वृद्धि करते हैं जहां पर पानी उपलब्ध होता है। ये नॉन वेस्कुलर यानी कि असंवहनीय, यानी कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नॉन वेस्कुलर असंवहनीय एम्ब्रियोफाइट्स हैं, अर्थात जिनमें भ्रूण पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है, जो पहली बार लैंड पर आए और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं और इनकी सामान्यतः बॉडी थैलस होती है, अर्थात रूट, स्टेम और लीव्स में बटी हुई नहीं होती। तो ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। उनमें खास बात क्या होती है कि ये इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और पैरासाइट सेप्रोफाइट शो करते हैं। स्वतंत्र गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद और परजीवी स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद। तो इनमें खास बात क्या है कि ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स हैं, अर्थात असंवहनीय भ्रूणीय पादप हैं, परंतु इनमें जो स्वतंत्र गैमेटोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद, युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होता है, लेकिन पैरासाइट होता है, परजीवी होता है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा में दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, लेकिन इनमें जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन परजीवी होता है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि पादप जगत के उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये थल पर पाए जाने वाले पादप हैं, लेकिन इन्हें जनन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेल गैमेट इनमें नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, और उसको मादा गैमेट तक, मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है, अर्थात युग्मकोद्भिद होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, और जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस होती है, अर्थात वास्तविक जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होती। लेकिन इसके ग्रुप मॉस में जो लीफ, जो बॉडी होती है वो तना, पत्तियों और मूलाभास यानी कि राइजॉइड्स में बटी हुई होती है, अर्थात यहाँ पर तना और पत्तियों जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। इनमें रूट के स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं, जो इनको सतह से जोड़ने में हेल्प करते हैं और जल और अन्य चीज़ों के अवशोषण में सहायता करते हैं, अर्थात एक तरह से ये रूट्स की तरह ही काम करते हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये असंवहनीय ऊतक है, और रूट्स की जगह राइजॉइड्स उपस्थित होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट्स के पास तक पहुंचाने के लिए जल चाहिए। और ऐसा निषेचन जिसमें मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं और वो किसी चीज के माध्यम से पहुंचते हैं फीमेल गैमेट तक, उसे बोलते हैं हम जूडियोगैमस।
जिसमें मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और पोलन ट्यूब नहीं बनती उसको ले जाने के लिए, इसे बोलते हैं सिफेनोगैमस। ऐसा निषेचन क्या कहलाता है? सिफेनोगैमस। और जू माने क्या होता है? एनिमल। तो एनिमल कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो जब मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और वो विदाउट किसी स्ट्रक्चर के फीमेल गैमेट तक जाते हैं तो उसे बोलते हैं जूडियोगैमस। और जब मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं और पोलन ट्यूब उनको लेकर जाती है तब उसे बोलते हैं सिफेनोगैमस। और एक होता है जूडियो सिफेनोगैमस। जूडियो सिफेनोगैमस दोनों का मिक्सचर हो गया। मेल गैमेट मोटाइल भी है और पोलन ट्यूब भी बनती है। जूडियोगैमस की जो एग्जांपल है वो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा है, जबकि जूडियोसिफेनोगैमस का एग्जाम्पल साइकस तथा कुछ अन्य लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं और जो हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं यानी कि अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवर्त बीजी, इसके एग्जाम्पल होते हैं सिफेनोगैमस के। तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते जूडियोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव यानी कि कायिक और सेक्सुअल होता है, अर्थात इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पर बनते हैं और सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। एल्गी में नॉन जैकेटेड और सिंगल सेल्ड होते थे, लेकिन यहाँ पर बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होते हैं। सुरक्षा के लिए जैकेट प्रेजेंट होती है। और मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के पास पहुँचते हैं और ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? जूडियोगैमस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और जाइगोट से अब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो से अब स्पोरोफाइट विकसित होता है। स्पोरोफाइट में अब स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। जो लिवरवॉर्ट्स हैं इनमें जो स्पोरोफाइट है उसका जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, वो डायरेक्ट होता है, अर्थात एक स्पोर जर्मिनेट होकर प्लांट बॉडी बनाता है। लेकिन जो मॉस होते हैं उनमें स्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। स्पोर जर्मिनेट होकर एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करने से प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा में कई बर्ड्स निकलती हैं और प्रत्येक बर्ड एक थैलस का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर एक स्पोर वन स्पोर एक थैलस बनाता है और यहाँ पर एक स्पोर मैनी थैलस बनाता है, अनेक थैलस बनाता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट सामान्यतः 3 भागों में विभाजित होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नए थैलस का निर्माण करते हैं। लिवरवॉर्ट में एक स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट होकर थैलस बनाता है, जबकि मॉसिस में एक स्पोर इनडायरेक्टली जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इसे बोलते हैं हम प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा में जो प्रत्येक बड होता है वो प्रत्येक बड एक नए थैलस का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर एक स्पोर से एक ही थैलस बनेगा, यहाँ पर एक स्पोर से अनेक थैलस बनेगा। अब जो ब्रायोफाइटा है उन ब्रायोफाइटा को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा होता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही पढ़ेंगे, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेज। एंथोसिरोटेल्स भी होते हैं। तो लिवरवॉर्ट्स और मॉसेज को हम वही क्लासिफिकेशन के इसको अंतर के रूप में पढ़ेंगे और इससे पढ़ना और समझना आसान होता है। प्लांट बॉडी यानी कि पादप काय जो होती है वो पृष्ठधारी यानी कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है और वो बाइलोब्ड होती है, 2 लोब्स में बटी होती है। और ये लीवर की तरह 2 लोब्स में बटी होती है, इसलिए इनका नाम है लिवरवर्ट्स। और मॉसेज में अब प्लांट बॉडी वेल डेवलप्ड हो चुकी होती है और इसमें वो तना यानी कि स्टेम, पत्तियों यानी कि लीव्स और मूलाभास यानी कि राइजॉइड्स में बटा हुआ होता है। और ये जो गैमेटोफाइट है, नॉर्मली गैमेटोफाइट्स में लीव्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लीव्स का पाया जाना इन मॉसेज का विशेष लक्षण होता है। मूलाभास यानी कि राइजॉइड्स, जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो राइजॉइड्स होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं और अशाखित होते हैं यानी कि
अनब्रांच्ड होते हैं, वो शाखाओं में विभाजित नहीं होते। लेकिन मॉसिस में वो बहुकोशिकीय होते हैं यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं, शाखित होते हैं यानी कि ब्रांच्ड होते हैं, और उनमें ऑब्लिक सेप्टा यानी कि तिरछे पट उपस्थित होते हैं। उनमें ऑब्लिक सेप्टा यानी कि तिरछे पट उपस्थित होते हैं। शल्क यानी कि स्केल्स जो होते हैं, इनमें बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें अनुपस्थित होते हैं। स्केल्स इनको प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट, जो खास बात है इनमें, स्पोरोफाइट जो है इसमें, अब हमने अभी पढ़ा कि जो इनमें गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद परजीवी होता है। अब जो लीवरवर्ट्स हैं, लीवरवर्ट्स में जो युग्मकोद्भिद है यानी कि जो गैमेटोफाइट है, वो कंप्लीट पैरासाइट होता है यानी कि पूर्ण परजीवी होता है। कंप्लीट पैरासाइट होता है। कंप्लीट पैरासाइट से मतलब क्या है, ये अपनी तीनों आवश्यकता किस किस की, वाटर यानी कि जल, वास यानी कि हैबिटेट, और भोजन यानी कि फूड, तीनों के लिए अब स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है यानी कि कंप्लीटली उस पर निर्भर रहता है। लेकिन इनका स्पोरोफाइट मॉस का वो प्रकाश संश्लेषी होता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बना सकता है। अतः इसे हम अर्ध परजीवी यानी कि सेमी पैरासाइट कहते हैं। और ये सेमी पैरासाइट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भोजन तो अपना खुद बना सकता है, इसीलिए केवल जल और वास स्थान के लिए ही इस पर निर्भर होगा, गैमेटोफाइट पर। तो स्पोरोफाइट यहां पर पूर्ण परजीवी होता है, अर्थात पूर्ण परजीवी से मतलब वो जल और वास के लिए तो निर्भर होगा ही होगा, साथ में भोजन के लिए भी निर्भर होगा। लेकिन यहां पर चूंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, अतः यह अपना भोजन के लिए इस पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि केवल जल और वास के लिए निर्भर होगा, इसलिए इसको हम अर्धपरजीवी बोलते हैं। कॉल्यूमेला एक स्पोरोफाइट में स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, वो इनमें अनुपस्थित होती है और यहाँ पर उपस्थित होती है। कैप्सूल की भित्ति यानी कि कैप्सूल वाल जो होती है, यहाँ पर वो एक स्तरीय होती है यानी कि सिंगल लेयर्ड होती है, उसमें एक ही परत होती है। लेकिन यहाँ पर अनेक स्तर होते हैं, अनेक लेयर्स होती है, यानी कि उसकी जो वाल होती है अनेक लेयर्स से बनी होती है। पुधानी यानी कि एंथ्रीडियम, इनमें जो मेल पार्ट होता है वो एंथ्रीडियम होता है और जो फीमेल पार्ट होता है वो आर्कीगोनियम होता है। फीमेल पार्ट, मेल पार्ट जो पुधानी है यानी कि एंथ्रीडियम है, वो एक चैम्बर में डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं पुधानी कक्ष यानी कि एंथ्रीडियल चैम्बर। जबकि जो मॉसिस है, मॉसिस में जो पुधानी है यानी कि एंथ्रीडियम है, वो नर शाखा के अग्रभाग में समूहों में पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर एक चैम्बर के अंदर पाई जाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं, पुधानी कक्ष कहते हैं। स्त्रीधानी यानी कि आर्कीगोनियम भी इसमें पुधानी के समान ही विकसित होती है और इसमें भी ये मादा शाखा के अग्रभाग पर उपस्थित होती है, बनती है। स्पोर्स का जो अंकुरण है यानी कि जो बीजाणु हैं, उन बीजाणुओं का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, इन लिवरवॉर्ट्स में वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट से मतलब क्या है कि स्पोर्स सीधे ही जर्मिनेट होता है और सीधे जर्मिनेट होकर एक थैलस या एक प्लांट बॉडी या एक गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, फिलामेंट का निर्माण करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा।
और प्रोटोनीमा पर अनेक बड्स का निर्माण होता है और ये प्रत्येक बड एक नए थैलस का निर्माण करती है, अर्थात यहाँ पर एक स्पोर एक थैलस बनाता है, जबकि यहाँ पर एक स्पोर से अनेक थैलस बनते हैं। इसका एग्जाम्पल रिक्सिया मार्केंशिया है, इसके एग्जाम्पल फ्यूनेरिया और स्फेगनम है। तो यहाँ पर हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस में जो करेक्टर है उनको अंतर के रूप में पढ़ते हैं कि इसकी प्लांट बॉडी पृष्ठधारी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड चपटी यानी कि फ्लैट और द्विशाखित लीवर की तरह दो लोब्स में बटी हुई होती है। इसकी प्लांट बॉडी तना, पत्तियों और राइजॉइड्स में यानी कि मूलाभास में बटी होती है। इसके राइजॉइड्स यानी कि मूलाभास एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर और अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं। इसके जो राइजॉइड्स होते हैं वो बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड यानी कि शाखित और तिरछेपट यानी कि ऑब्लिक सेप्टा युक्त होते हैं। शल्क स्केल्स इनमें बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ पर गैमेटोफाइट पर पूर्ण परजीवी होता है, कंप्लीट पैरासाइट होता है, अर्थात वो जल, वास और भोजन तीनों के लिए उस पर निर्भर होता है। जबकि मॉसिस में जो स्पोरोफाइट होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वो अर्ध परजीवी होता है और केवल जल और वास के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। कॉल्यूमेला मजबूती के लिए मॉसिस में उपस्थित होती है, स्पोरोफाइट में इसमें अनुपस्थित होती है। कैप्सूल की जो भित्ति होती है इनमें एक स्तर यानी कि एक लेयर्ड वाली प्रेजेंट होती है, इसमें कई सारे स्तर वाली होती है। पुधानी जो एंथ्रीडियम होती है वो एक चैम्बर में यानी कि पुधानी कक्ष में पाई जाती है, जबकि नर शाखा के अग्र सिरे पर मॉसिस में बनती है, समूहों में बनती है। स्त्रीधानी यानी कि आर्कोगोनियम पुधानी के समान विकसित है, इसमें भी मादा शाखा के अग्र सिरे पर विकसित होती है। स्पोर्स का अंकुरण इसमें डायरेक्ट होता है, एक स्पोर डायरेक्ट प्लांट बॉडी थैलस बनाता है, जबकि इसमें इनडायरेक्ट होता है, एक स्पोर प्रोटोनीमा बनाता है और प्रोटोनीमा जो होता है वो बड बनाता है और बड जो होती है अब प्रत्येक बड एक नए थैलस का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर एक स्पोर से एक थैलस बनता है, यहाँ पर एक स्पोर से अनेक थैलस बनते हैं। एग्जाम्पल है रिक्सिया मार्केंशिया और इसके एग्जाम्पल फ्यूनेरिया और स्फेगनम। अब हम ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण यूज़ जो है वो है बागवानी में यानी कि गार्डनिंग में होता है। मॉस स्फेगनम जो होता है वो जल को अवशोषित करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, उसमें विशेष सेल्स की उपस्थिति के कारण वो जल को अवशोषित कर सकता है और जल की मात्रा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। और मांस की जो छड़ है यानी कि मॉस की जो स्टिक है उसका प्रयोग कलम लगाने में, मनी प्लांट के पादप लगाने में और विभिन्न प्रकार की पौधों को प्रकार की जो पौध होती है उसको तैयार करने में होता है, क्योंकि वो जल अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसीलिए उन मॉस की छड़ के कारण वो जो प्लांट्स होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं और वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। दूसरा, मृदा के निर्माण में और अनुकर्मण में जो मृदा का निर्माण है जो दो स्टेप्स में होता है, वेदरिंग और पीडोजेनेसिस। वेदरिंग और मीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस में क्या होता है कि वेदरिंग में जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, वो छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। और सेकंड होता है पीडोजेनेसिस। जेनेसिस माने होता है निर्माण और पीडो वर्ड लगाते हैं मृदा के लिए। तो जो मृदा के निर्माण जो होता है, मृदा का निर्माण का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर ह्यूमस का मिलना होता है। जो रॉक्स पार्टिकल्स हैं जो टूटकर रॉक्स पार्टिकल बनते हैं उनमें ह्यूमस का मिलना होता है। ह्यूमस एक ब्राउन कलर का अमॉर्फस पदार्थ होता है। अमॉर्फस का मतलब जिसकी कोई शेप निश्चित नहीं होती है और वो न्यूट्रिएंट्स युक्त होता है और न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकलकर सॉइल में मिक्स होते रहते हैं। तो वेदरिंग और पीडोजेनेसिस से जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मृदा का निर्माण होता है, तो वेदरिंग से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और ये चट्टानों पर जो ग्रो करने का जो गुण होता है वो केवल लाइकेन्स में होता है। लाइकेन्स वहाँ पर ग्रो करते हैं और वहाँ पर लाइकेनिक एसिड से उसकी चट्टानों को धीमे धीमे तोड़ते रहते हैं और जो लाइकेन वहाँ पैदा होते हैं वो वहाँ पर जब मरते हैं तो उनका जो बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसके अंदर मिक्स होता रहता है और वहाँ धीमे धीमे ह्यूमस बनने लगता है।
एक प्रकार के लाइकेन से दूसरा, दूसरे से तीसरे प्रकार के लाइकेन रिप्लेस होते रहते हैं और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है और वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर धीमे धीमे जमा होते रहते हैं और ह्यूमस बनता रहता है और वहाँ पर मृदा का निर्माण धीमे धीमे होने लगता है। मॉस स्टेज आती है लाइकेन स्टेज के बाद। जब लाइकेन स्टेज ख़त्म हो जाती है तो लाइकेन्स इतना मटेरियल डेवलप कर देते हैं वहाँ पर कि उनके लिए अब वो सूटेबल नहीं रहती है, तो अब वहाँ पर मॉस की आते हैं, लाइकेन की जगह मॉस ग्रो करते हैं और मॉस अब जो आगे का जो प्रोसेस है, जो मृदा का निर्माण का जो आगे प्रक्रिया है, वो मॉस दोहराते हैं और यही काम जो लाइकेन करते हैं लगभग वही काम वो करते हैं। वहाँ पर ह्यूमस का मात्रा को ज़्यादा बनाते हैं, उनकी डेथ के बाद बॉडी वहीं रह जाती है और वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता है और धीमे धीमे वहाँ पर मृदा का निर्माण होता रहता है। इसके अलावा जो मृदा के निर्माण के साथ साथ ये सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं। मृदा का तो निर्माण करते ही करते हैं क्योंकि मॉस जो होते हैं वो ग्रुप में ग्रो करते हैं, यानी कि एक जगह बहुत सारे मॉस एक साथ ग्रो करते हैं और वो गुच्छों में जब मॉस ग्रो करते हैं तो वो पानी के बहाव को रोक देते हैं। पानी के बहाव से रोकने से जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, मृदा जो होती है वहाँ से वो बहकर आगे नहीं जाती है और मृदा के कारण या वायु के कारण या किसी भी कारण से जो ऊपर की फर्टाइल उर्वरक जो लेयर होती है उनका हटना सॉइल इरोजन कहलाता है, यानी कि मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये सॉइल के निर्माण तो करते ही करते हैं और अनुक्रमण में तो हेल्प करते ही करते हैं, यानी कि जो सक्सेशन होता है, लेकिन इसके अलावा ये सॉइल इरोजन में भी रोकथाम में हेल्प करते हैं क्योंकि ये ग्रुप में उगते हैं और जब ये ग्रुप में उग जाते हैं तो ग्रुप में उगने से ये पानी के बहाव को रोकते हैं। पानी के बहाव को रोकने से ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है, उर्वरक जो लेयर है, वो हटती नहीं है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। इसके अलावा ये पादपों के स्थानांतरण में ये पैकिंग मटेरियल के रूप में काम करते हैं। चूँकि इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की बहुत ज़्यादा पावर होती है, इसलिए एक जगह से जब दूसरी जगह तक पादपों को ले जाया जाता है तो वो मॉस की जो छड़ होती है उनके साथ लगा कर भेजा जाता है, जिससे पानी का वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए उसमें और जो प्लांट्स होते हैं वो सूखे ना। औषधि के निर्माण में जो पॉलीट्राइकम कम्युनी है उससे जो प्राप्त चाय होती है उसका जो यूज़ होता है वो गुर्दे यानी किडनी और पित्ताशय की जो पथरी होती है उसके ट्रीटमेंट में होता है। स्फेगनम का जो प्रयोग होता है वो एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह होता है, अर्थात वो कॉटन की तरह यूज़ होता है और वो घाव को साफ करने में यूज होता है क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए जो ब्लड वगैरह होता है उसको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ईंधन के रूप में पीट क्या होता है कि जो स्फेगनम जो मॉस होता है वो अम्लीय दलदली भूमि में ग्रो करता है और दलदली भूमि में जब वो ग्रो करता है तो जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद लो पीएच के कारण वहाँ उसकी बॉडी का जो विघटन होता है वो नहीं हो पाता है और विघटन ना होने के कारण वो धीमे धीमे जो मृत स्फेगनम है वो धीमे धीमे जमा होता रहता है और जमा होकर एक मोटी सतह के रूप में निर्माण कर लेता है। और एक मोटी सतह जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। और पीट जो होता है काले कलर का होता है जिसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है और इस पीट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और तोड़कर इसको जलाने के काम आता है। ईंधन के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भोजन है तो अनेक जो जंतु होते हैं ब्रायोफाइट्स को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व में सबसे पहले तो ये बागवानी में यूज़ होते हैं। मॉस स्फेगनम जल अवशोषण के कारण ये मॉस स्टिक्स के रूप में यूज़ होते हैं, कलम लगाने में, मनी प्लांट्स को ग्रो कराने में और विभिन्न प्रकार की पौधे तैयार करने में। मृदा के निर्माण में भी हेल्प करते हैं लाइकेन के साथ और ये अनुक्रमण में सहायता करते हैं, अर्थात जो रॉक्स है उससे एक नए जंगल या नई जो कम्युनिटी है, समुदाय, उसका बनने को हम अनुक्रमण बोलते हैं। इसके अलावा ये मॉस ग्रुप में ग्रो करने के कारण ये पानी के बहाव को रोककर मृदा अपरदन को रोकते हैं, अर्थात सॉइल इरोजन को रोक देते हैं। पादपों के स्थानांतरण में ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं क्योंकि इसमें जल अवशोषण की मात्रा ज़्यादा होती है। अनेक जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स औषधि के रूप में होते हैं, यूज़ होते हैं, जैसे पॉलीट्राइकम कम्युनी की चाय गुर्दे तथा पित्ताशय की पथरी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और स्फेगनम का प्रयोग जो होता है घाव को साफ करने में होता है। ईंधन के रूप में जो स्फेगनम होगा उसके मरने के बाद जो जमाव हो जाता है, उसकी बॉडी जो विघटित नहीं हो पाती दलदल में, वो इकट्ठी होती जाती है और वो एक काले कलर की स्ट्रक्चर बनाती है जिसे पीट बोलते हैं। पीट को टुकड़ों में तोड़कर हम उसे ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं और अनेक जंतु जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। जो
आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।